हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बेटा 22 फरवरी से प्रारंभ हैं। हम आपको लगातार यूट्यूब के माध्यम से अच्छे अर्थात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वह है बेटा कक्षा 12 का। कौन सी बेटा? कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के प्रश्न। कक्षा 12 के बेटा सामान्य हिंदी के प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे सामान्य हिंदी में बेटा गद्य भाग के गद्यांश। आप जानते हैं ये गद्यांश जो बेटा आते हैं 10 नंबर का एक आएगा, दो आएंगे बेटा, जिसमें से आपको एक हल करना होता है ना? तो 10 नंबर का है बेटा। इस वीडियो से आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये आपके गद्य के जो टोटल गद्यांश है बेटा, जो सभी महत्वपूर्ण हैं, वो हम दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये है पार्ट 1, इसमें हम आधे चैप्टर के देखेंगे और एक वीडियो आपको और प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप दोनों वीडियो देख जाएंगे और कोई भी गद्यांश आपका नहीं बचने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप जानते हैं गद्यांश होता है, उसके नीचे प्रश्न होते हैं और उन्हीं प्रश्नों का जवाब हमें देना होता है। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले बेटा जो चैप्टर के हम पढ़ेंगे वह है राष्ट्र का स्वरूप। क्या है बेटा? राष्ट्र का स्वरूप। और ये इतना लंबा चौड़ा जो दिख रहा है आपको सामने बेटा, ये जो है पैराग्राफ है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में बेटा इसे हम सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। तो बेटा इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं पैराग्राफ तो होगा ही होगा। अब इस पैराग्राफ के जवाब आप दो प्रकार से दे सकते हैं। इस पैराग्राफ के नीचे जो भी 5 प्रश्न हैं, या तो उन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए और उनका जवाब डायरेक्ट लिख दीजिए, या इस पैराग्राफ को पहले अच्छे से पढ़िए और जिसके बाद में इस पैराग्राफ में से उन प्रश्नों के जवाब ढूंढिए। तो चलिए, अगर हम इसे पढ़ेंगे और फिर इसे अच्छे से समझेंगे तो पेपर में भी बेटा इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसी प्रश्न को इस पैराग्राफ में देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस पैराग्राफ के नीचे प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, ये मिले आपको प्रश्न और आप देख सकते हैं 2019 और 22 में आया हुआ बेटा पैराग्राफ है। तो प्रश्न क्या है? वैसे तो देखो पेपर में मेरे प्यारे बच्चों 5 आएंगे, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस के लिए जो है वो ज़्यादा करा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखें पहला प्रश्न है बेटा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। एक पैराग्राफ था बेटा पूरा, और उसमें क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। और चौथा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। पांचवा प्रश्न है बेटा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। और अगला इससे बेटा अथवा करके कैसे आ सकता है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो इस प्रकार बेटा कई प्रश्न आएंगे इस पूरे पैराग्राफ में, लेकिन अगर हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो हमें प्रश्न के जवाब तो सभी मिल जाएंगे, लेकिन बेटा इसमें होगा क्या, आपको जो है समझने में ये दिक्कत आएगी कि हो तो बेटा जाएगा, लेकिन पूरा जवाब समझेंगे, फिर प्रश्नों को देखेंगे, तो प्रश्नों को देखेंगे उसके बाद जब हल करेंगे तो उसमें टाइम बहुत लगने वाला है बच्चों। तो अभी पहले हम प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न के आंसर भी हम सभी देखेंगे। क्या है, बस आपको क्या देखना है बेटा, क्या देखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि पैराग्राफ है कहाँ से शुरू और है किस चीज़ का। ठीक है बच्चों,
तो आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक बार में हम पढ़ लेते हैं जिससे कोई भी दिक्कत ना होगी। ठीक है, देखें, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिविक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ठीक है बेटा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब यहाँ से देखें, सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से ध्यान देना है बेटा? जहाँ से रेखांकित अंश है। रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे रेखा खिंची हुई है, क्योंकि इसी की हमें क्या करनी होगी बेटा? व्याख्या करनी होगी। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोफांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है ना बेटा? तो ये दे रखा है टोटल भूमि के निर्माण वाले पैराग्राफ में, और अच्छे से इसे देख लेंगे कि भूमि का निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न लेते हैं और फिर इस प्रश्न के एक एक करके आंसर। तो देखें, एक प्रश्न एक आंसर, ये भी ध्यान रखें, अच्छे से सीखेंगे तभी बेटा हो पाएगा पेपर में। ठीक है, चलिए, जैसे पहले प्रश्न है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए इसके पाठ और लेखक का नाम जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अच्छे से समझना बच्चों। ठीक है, देखो क्या दे रखा है उत्तर फर्स्ट प्रश्न का। पहले प्रश्न का आंसर है बेटा। ठीक है, क्या है? प्रस्तुत गद्यावतरण यानी प्रस्तुत गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित, और बेटा संदर्भ आएगा तब भी यही लिखना है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्षता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। आपको अगर ऐसे ना लिख मिले, देखो बेटा, उसमें अगर संदर्भ पूछा है तो आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है बच्चों, या फिर उसमें पूछा है, क्या पूछा है? पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो आप पेपर में लिखेंगे कैसे बच्चों, वो जान लें। तो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे पाठ का नाम, और डैश लगा के क्या लिख देंगे? राष्ट्र का स्वरूप। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से पाठ का है? राष्ट्र का स्वरूप। फिर अगला है बेटा लेखक का नाम। तो लेखक का नाम आप क्या लिखेंगे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। बात आ गई बेटा समझ में? ठीक। तो ये था हमारे पहले प्रश्न का आंसर, क्योंकि पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था? पाठ का नाम और लेखक का नाम। चलिए देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। देखो बच्चों, पहला प्रश्न यही तो था, पदांश और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा मैं इसमें एक प्रश्न और एक आंसर करके बता दे रहा हूं, उसके बाद में सभी प्रश्नों को इकट्ठा पढ़ लेंगे, और जितने भी प्रश्न हैं सभी का जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखें, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होती है? तो बेटा इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये रेखा खिंची हुई है, यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अब व्याख्या क्या होता है? व्याख्या का मतलब होता है जहाँ से जहाँ तक की ये रेखा खींची गई है, इन सभी लाइनों का अर्थ लिखना है अपने शब्दों में। अपने शब्दों में ये बताना है कि इन लाइनों में लेखक कहना क्या चाह रहा है। वही होगी रेखांकित अंश की व्याख्या। और यही बेटा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखो ये है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पेपर में 5 आएंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे का उत्तर जानते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझेंगे। देखें रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी। उत्तर में हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या समझते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य है। जो बेटा वहाँ पर
आप देख रहे हैं कि जो रेखांकित अंश था उसी को लिखा है। ठीक है, क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा, वह राष्ट्रीयता निराधार है। बेटा, जिसका संबंध किससे नहीं होगा? पृथ्वी के साथ नहीं होगा। किसका? राष्ट्रीयता का, देश को अगले बढ़ाने का। वह कैसी है? वह राष्ट्रीयता निराधार है। इस दृष्टि से अगले देखते हैं बच्चों। इस दृष्टि से देखो ध्यान से, प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे। बेटा, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, इन सबका कर्तव्य है कि वो अपने मातृभूमि के लिए, अपने पृथ्वी के लिए सब कुछ क्या रहें? परिचित रहें कि हमारे पृथ्वी पर क्या हो रहा है, कैसे हम उसे बचा सकते हैं, कैसे हमें जो है बारिश की ज़रूरत है तो पेड़ लगा सकते हैं, सब कुछ रहना चाहिए याद। साथ ही इसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की अधिकाधिक जानकारी भी रखें, या जानकारी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ये हो गए 2 प्रश्न। कितने हो गए बेटा? 2 प्रश्न। ध्यान से समझें। मैं यहाँ पर आपको इकट्ठा जो है प्रश्न पढ़ देता हूँ बेटा, जिससे आंसर आसानी से पढ़े जा सकेंगे। ये तो हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा प्रश्न क्या है बेटा? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो इसका भी जवाब हमें इसी पैराग्राफ में मिलेगा। अगला है बेटा चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? अगला है पांचवा बेटा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? फिर है बेटा, ये अथवा करके ऐसे भी आ सकता है। अगला है, पृथ्वी का निर्माण किसने और कब से किया है? अगला है बेटा सातवां, भूमि के पार्थिविक स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा? अगले देखते हैं बेटा आठवां प्रश्न। देखें, आठवां प्रश्न है, पार्थिव और आदोपांत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बेटा, लास्ट वाला तो आप भी जानते हैं, किस में आएगा लास्ट वाला? बताओ। व्याकरण में आएगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न क्या होगा बेटा? व्याकरण वाला होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये आठवां प्रश्न है, यानी 8 है, जबकि पेपर में 8 नहीं सिर्फ 5 आएंगे बेटा। ठीक है, तो हमने पाठ और कवि लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ ली थी, यानी 2। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ से। तीसरे का उत्तर क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न क्या है? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि हम इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें। प्रश्न क्या था? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो बेटा ये कर्तव्य है। और आपको हम बता दें, ये आपको रटना नहीं है, आपको ये रटना नहीं है, अच्छे से बस समझ लेना है उस पैराग्राफ को। और पैराग्राफ समझ में आ जाएगा बच्चों तो कोई भी प्रश्न बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो हमारे राष्ट्रभूमि के प्रति क्या कर्तव्य है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता, समृद्धि के प्रति कैसे रहें? सचेत रहें, ध्यान रखें कि कोई दिक्कत तो ना आ रही है, जैसे कोरोना वैश्विक महामारी हो गई है ना। और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप, सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें, मतलब भूमि को रूप और इसके सौंदर्य को खराब ना होने दें। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा क्या था? कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, वह निर्मूल होती है। बेटा, चौथा प्रश्न क्या था? लेखक के अनुसार कौन सी राष्ट्रीयता जो होती है निर्मूल होती है? तो आंसर क्या है बेटा? लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, वह निर्मूल होती है। क्या होती है बेटा? निर्मूल होती है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों? आप जानते हैं पांचवा जो प्रश्न था, अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना,
पांचवा प्रश्न क्या था? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यही तो था बेटा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। आप करेंगे क्या बेटा, पैराग्राफ को शॉर्टकट में उतार कर सभी प्रश्न लिखेंगे और प्रश्नों के बाद में सभी के उत्तर भी लिखेंगे, ठीक है? तभी हो पाएगा तैयार बेटा। तो पांचवा प्रश्न क्या था? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो चलिए इसका भी जवाब देख लेते हैं। तो बेटा इसका जवाब है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ठीक है? अब छठा वाला देखते हैं। छठा प्रश्न क्या था? भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? देवों ने किया है। किसने? देवों ने। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और ये अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। आया बेटा समझ में? चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों सातवें प्रश्न की तरफ। देखें सातवां प्रश्न क्या था बच्चों? ध्यान रहा कुछ भूल गए? चलो मैं बता रहा हूं। भूमि के पार्थिविक स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा? ये प्रश्न था बेटा। भूमि के पार्थिविक स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा? तो उत्तर क्या है? भूमि के पार्थिविक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता भी उतनी ही अधिक बलवती हो सकेगी। हमारी राष्ट्रीयता भी उतनी ही अधिक बलवती हो सकेगी। और अगला प्रश्न आठवां क्या था बेटा? पार्थिव और आदोपांत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यही तो था। तो देखो पार्थिव शब्द का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी से उत्पन्न, और पृथ्वी का होता है संबंधी। इसी प्रकार आदोपांत शब्द का अर्थ होता है आरंभ से लेकर अंत तक। आदोपंत का अर्थ क्या होता है बेटा? आरंभ से लेकर अंत तक। और पार्थिव का क्या होता है? पृथ्वी से उत्पन्न या पृथ्वी संबंधित। समझ में आ गया बच्चों? अब इन सबके जो है वो मिलेगा ऊपर ही प्रश्न का आंसर। जैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ बेटा छांट कर, और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो सब आ जाएगा। जैसे अब देखो मैं तुम्हें बताऊँ बेटा, जरा ध्यान से समझे। जैसे यहाँ एक प्रश्न है, मैंने काफ़ी इसे छोटा कर दिया है जिससे आपको समझ में आ सके। जैसे यहाँ बेटा एक प्रश्न था, तीसरा है, देखो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो अब इसमें उत्तर देखो, ध्यान से देखेंगे कहीं तो मिलेगा। देखो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, उसके भौतिक स्वरूप और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। मिल गया ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो उत्तर लिखेंगे राष्ट्रभूमि के प्रति, देखो ये है भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो यहाँ तक हम लिख देंगे। तो ये उत्तर बन गया नहीं बन गया बेटा? इस प्रकार हम उत्तरों को क्या करते हैं? छांटते हैं। समझ में आया बेटा? अब जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे अच्छे से आप समझ जाएंगे और कोई भी गलतियाँ नहीं करेंगे इस बोर्ड एग्जाम में बेटा। जैसे अगला प्रश्न था, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न नंबर ऐसे छठा देख लेते हैं। भूमि का निर्माण किसने किया है और ये कब से है? भूमि का निर्माण किसने किया है और ये कब से है? तो जरा पैराग्राफ में आते हैं, एक मिनट और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें पहली ही लाइन में लिखा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। तो उस प्रश्न का जवाब मिला नहीं मिला बताओ बेटा? उसमें प्रश्न क्या था कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? तो उत्तर में लिखेंगे भूमि का निर्माण क्या है? देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। तो बेटा जब आप प्रश्न पढ़ेंगे उस प्रश्न का जवाब इसमें कहीं ना कहीं पर जरूर दिया होगा। आपको सभी पैराग्राफ उतार कर सभी प्रश्नों के जवाब इसी प्रकार छांटना है। लेकिन मैं बेटा आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद में उसके सभी प्रश्न और प्रश्नों से संबंधित जो आपके आंसर हैं, उत्तर हैं, वो करा दूंगा। ठीक है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले। ये एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पैराग्राफ। जरा ध्यान से देखेंगे, इसी चैप्टर का दूसरा पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझे। क्या है बेटा दूसरा? कह रहे हैं धरती माता की कोख में, देखो यहीं से अंडरलाइन है, जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा किसके कारण कहलाती है बेटा? धरती, उसमें बहुत निधियां भरी हैं, बहुत वस्तुएं भरी हैं, बहुत धातुएं भरी हैं। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? सब कुछ परिचित होना चाहेंगे।
लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, सभी धातुएं वगैरह होती हैं वो सीमित मिलती हैं पृथ्वी में, धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। बेटा इतनी नदियां आती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मिट्टी काट कर लाती हैं और क्या होता है, भूमि बन जाती है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले, अगले देखते हैं बेटा, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विद्य की नदियों के प्रवाह से सूर्य की धूप से निचले रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्यक्ष घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारी रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्रों का भी सदा से, ध्यान से देखें, छोटे पत्रों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान भी आवश्यक है। तो बेटा इतना बड़ा ये पैराग्राफ था और इसे अथवा करके पेपर में ऐसे आएगा, ऐसे हो सकता है धरती माता की और डॉट 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 अनमोल हो जाती हैं। ठीक है, 2019-22 में आया हुआ प्रश्न है बेटा ये। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। दूसरा है बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगले देखते हैं। 3 हो गए बेटा ये। चौथा प्रश्न समझते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है, देखो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आराम से दिखाई देगा। देखें, तो चौथा प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी की देह, अभी तो तीसरा ये अथवा करके, को किसने संवारा है, सजाया है, या पहाड़ों को किसने पीसा है। सब पैराग्राफ में आंसर है ना। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है बच्चों, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। और अगला है बेटा पांचवा, लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। बेटा सबके उत्तर बताऊंगा, ठीक है, पहले प्रश्न समझते हैं। छठा है अमूल्य निधियां कहाँ भरी हुई हैं। सातवां है बेटा पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। चलिए अगले देखते हैं। आठवां प्रश्न और जानने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है आठवां, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। अब हम बेटा देखेंगे, ये 8 प्रश्न थे। अब एक एक करके देखेंगे हम इनके सभी प्रश्नों के जवाब। देखो बेटा उत्तर नंबर फर्स्ट लिखा है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है कि इस पैराग्राफ का संदर्भ पहले वाले के नीचे लिखा गया है। तो इस पाठ का बेटा एक पाठ में कितने भी गद्यांश हों पर संदर्भ एक ही रहता है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका संदर्भ क्या लिखोगे, या लेखक का नाम, लेखक का है तो आप वही लिखेंगे। प्रश्न क्या है बेटा, प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इन्होंने तो पूर्ववत बता दिया है कि पीछे लिखा है। आप क्या लिखेंगे, लेखक का नाम क्या लिखोगे, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी, और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न क्या था, भूल गए होगो, मैं याद दिला रहा हूँ, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप देख सकते हैं रेखा कहाँ तक खींची हुई थी। तो देखो बेटा, देखो ध्यान से जरा, आप देख सकते हैं रेखा जो है वो धरती से लेकर यहाँ तक खिंची हुई थी बेटा, धरती से लेकर यहाँ तक सजाया है। तो जितने बीच में या जितनी लाइनों में ये बेटा रेखा खिंची हुई है, सभी का हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, अपनी भाषा में तोड़ेंगे इसे और वही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या भी क्या कहती है। देखो ध्यान से समझेंगे। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में
अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। बेटा विद्वान लेखक जो उन्होंने कहा है धरती माता की मतलब जो है गोद में, धरती माता में अनेक क्या भरे चुके हैं बेटा, अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी पड़ा। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम और क्या पड़ा, वसुंधरा भी पड़ा। अगले देखते हैं, वसुओं का अर्थ होता है रत्नों को धारण करने वाली भी है, यानी कि वसुंधरा भी है। बहुरत्न रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है से हमारा प्रगाढ़ परिचित होगा ही चाहिए या होना ही चाहिए। क्या है बेटा, जैसे भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना ही चाहिए। तो ये बेटा क्या है, उसकी पैराग्राफ की, उस गद्यांश की है ये व्याख्या। क्या है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3 की तरफ, क्योंकि दूसरा ही होगा कौन सा, रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए देखिए बेटा, अब देखते हैं तीसरे प्रश्न का जवाब। तीसरा प्रश्न हमारा क्या था, बताओ क्या था, बताओ बेटा, अभी पढ़े थे ना सब, बताओ क्या है। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार पृथ्वी की देह को सजाया है। देखो मैं आपको ध्यान दिलाऊं, तीसरा प्रश्न था बेटा ये, तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और सब लिख लिख के याद करना है। देखो यही तो है बेटा तीसरा प्रश्न, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इसका जवाब हम देखेंगे बेटा तीसरे का, समझें। देखें तीसरा प्रश्न है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। बेटा बहुत सिंपल भाषा में है जवाब ये, कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की नदियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। चौथा प्रश्न क्या था बच्चों, चौथा आप सब जानते ही थे बेटा, पढ़ाए तो मैंने सभी, ध्यान रखा करो। चौथा था पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो इसका जवाब होगा बेटा, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। हाँ क्या है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा, पांचवा प्रश्न था लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो बताएंगे बेटा, लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्रों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है, उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। अगला प्रश्न क्या था बेटा छठा, तो छठा प्रश्न था अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। तो आंसर होगा अमूल्य निधियां धरती माता की कोख में भरी हैं। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं, धरती माता की कोख में। चलिए सातवां देख लेते हैं बच्चों, देखो सातवां है पृथ्वी, प्रश्न देखते हैं पहले, प्रश्न क्या था, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई हैं, या मूल्यवान वस्तुएं भरी हुई हैं, इसीलिए उसे वसुंधरा कहते हैं। आठवां क्या प्रश्न था बेटा, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। तो कह रहे हैं हमारे भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से यह जांच पड़ताल आवश्यक है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की अनेक अनमोल वस्तुएं जिन्हें धरती छिपाए रखती है और देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों का परीक्षण करें कि वह किस किस कार्य में उपयोगी हैं। वह किस किस कार्य में क्या है बेटा, उपयोगी हैं। तो यही तो प्रश्न था, हमारे आर्थिक अनुभव हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है।
तो बेटा ये आवश्यक है कि हमारे आर्थिक विकास की दृष्टि से जांच पड़ताल आवश्यक है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल, इस प्रकार की अनेक अनमोल वस्तुएं जिन्हें धरती छिपाए रखती है तथा देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों का परीक्षण करें कि वह किस कार्य में उपयोगी है। तो बेटा ये था हमारा दूसरा पैराग्राफ। ये दो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखें बच्चों, चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ। देखें, ये दो हो गए बेटा, ये है हमारा तीसरा पैराग्राफ। देखें तीसरा क्या है, जन प्रभा। बेटा इस नंबर पे आप मत जाना, दो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे बेटा तीसरा। जन का प्रवाह अनंत होता है। आपको ये ध्यान रखना है, बस हमने कौन कौन से गद्यांश देखे हैं और उनके कौन कौन से प्रश्न हैं, बेटा इसी से आपका गद का पूरा गद्यांश बेटा इसी से फंसेगा। ठीक है। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरती देंगी या भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का भी, अगले देखिए बेटा, तब तक राष्ट्रीय जन का भी, देखो, राष्ट्रीय जन का भी अमर है। राष्ट्रीय जन का भी जीवन अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही या सतत संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। बेटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जन का प्रभाव वाला। और आप देख सकते हैं ये 2015, 20 और 2022 में आया हुआ है। अथवा जन का प्रवाह अनंत है और डॉट डॉट प्राप्त किया जाता है। ऐसे तो आप उतारेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद में उसके आंसर देख लेंगे। तो इस पैराग्राफ को शॉर्टकट में आप उतारेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे इसे। ठीक है, चाहे तो आप पूरा उतार सकते हैं, बस ध्यान होना चाहिए। अगर ये आ गया तो इससे कोई भी संबंधित प्रश्न जो है वो बचना नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, समझने की कोशिश करना बेटा, 10 नंबर का सवाल है। तो पहला प्रश्न क्या होगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताओ। दूसरा क्या होगा बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्या है, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। बेटा पेपर में 5 ही आएंगे, यहाँ प्रैक्टिस के लिए कई कई दे रखे हैं। ठीक है, तीसरा है जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। चलिए अगला देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है, देखो, तीसरा था जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। चौथा है बेटा, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। और पांचवा है बेटा, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। और छठा है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादम्य प्राप्त किया है। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादम्य प्राप्त किया है। और इसे बेटा ऐसा भी आ सकता है, ये छठा वाला, कि भूमि के साथ किसने तादम्य प्राप्त किया है। ठीक है, और सातवां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। और आठवां है, जन का संततवाही जीवन किस तरह है, अथवा जन का जीवन किस तरह से है। तो आप देख रहे हैं बेटा, हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, जन का प्रवाह अनंत होता है। यहाँ से लेके 8 प्रश्न हैं। कितने, 8। अब इन 8 प्रश्नों के जवाब इसमें मिल जाएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इन 5 में से कोई, सॉरी इन 8 में से कोई 5 ही प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। उन्हीं 5 प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन हम यहाँ 8 का जवाब देखते हैं जरा ध्यान से। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे। देखो, उत्तर पहला पूर्ववत, आपको पूर्ववत नहीं लिखना है। पूर्ववत का मतलब है
जो पहले हम लिख चुके हैं संदर्भ, क्योंकि अभी ये बेटा पहला ही पाठ चल रहा है। क्या चल रहा है? पहला ही पाठ चल रहा है, इसीलिए हमसे पहले प्रश्न में क्या पूछा था? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो आप क्या लिखेंगे? पाठ का नाम क्या लिखोगे बेटा, बताओ? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम क्या लिखोगे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। पाठ का नाम क्या लिखोगे? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम क्या लिखोगे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको पूर्ववत नहीं लिखना है। पहले वाले में क्या पूछा है? पाठ और लेखक का नाम, तो आप लिख देंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पाठ का नाम, सॉरी लेखक का नाम। और पाठ का नाम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ? राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे में कह रहे हैं प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन सी बेटा? प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो, जब रेखा दो जगह खिंची हो, कितनी जगह खिंची हो बच्चों? दो जगह, तो वहां पर आ जाता है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। और जब कुछ लाइनें छोड़कर दूसरी जगह भी रेखा खिंची हो, तो उसे फिर कहते हैं द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। बात आ रही समझ में? लेकिन की वहीं तक जाती जहां तक रेखा खिंची हो। देखो, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या क्या लिखेंगे? प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। बेटा, आपने देखा है राष्ट्र के इतिहास में क्या है? उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छाई कभी बुराई, है ना? लेकिन उनके निवासियों की संख्या क्या होती है? चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपने भूमि के साथ तादम्य स्थापित किया हुआ है। कब से बेटा? हजारों वर्षों से मनुष्य क्या है? अपनी भूमि से जुड़ा हुआ है या तादम्य स्थापित किया हुआ है। ठीक है, अगले देखते हैं बेटा। अब हेडिंग डाला है द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर बेटा दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या है। जब एक जगह कंप्लीट हो जाए तो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप कहेंगे ये द्वितीय क्यों? तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, पैराग्राफ में देख लेंगे तब ये बेटा बात आएगी समझ में आपको। ठीक है, जब पैराग्राफ में देखेंगे तब ये समझ में आएगी। ये देखो, ये था बेटा हमारा पैराग्राफ। तो आप जरा ध्यान से देखें तो ये रेखा यहाँ से चलती चली आ रही, देखो कहीं पर भी नहीं छूटी है, कहीं पर भी नहीं, ये यहाँ तक। अब आप देखो यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर गैप है नहीं है? तो ये गैप है देखो ऊपर यहाँ पर, फिर कहाँ तक है? तक है। और उसके बाद में शुरू हुई है जब से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो भाग हो गया, ये तो हो गई प्रथम रेखांकित अंश। तो यहाँ से यहाँ तक हम लिखेंगे व्याख्या, तो वो हो गई प्रथम रेखांकित अंश की। और ये जब से लिखना शुरू करेंगे तो वो हो जाएगी द्वितीय रेखांकित अंश की। समझ में आया बेटा? चलिए, तो हमने अभी प्रथम रेखांकित की पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो बेटा, द्वितीय में क्या कह रहे हैं? और अगर वो बीच में गैप नहीं होता, पूरे मिक्स होता, तो आप केवल हेडिंग डालते रेखांकित अंश की। ठीक है, देखिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी। लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेगी, तब तक राष्ट्र वहां के जन का भी अस्तित्व बना रहेगा। जब तक राष्ट्र के प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। चलिए अब देखते हैं बेटा, ये तो थी दूसरे अंश की व्याख्या। अब हम बेटा हम देखेंगे तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या था? देखो बच्चों, आपको करना क्या है, जो पैराग्राफ मैंने इसमें बता रहा हूं उस पैराग्राफ को अच्छे से देखना है कि उस पैराग्राफ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। और जो जो प्रश्न बन सकते हैं बेटा, उन प्रश्नों का आंसर भी मैं बता रहा हूँ। जितने भी प्रश्न मैंने लिखे हैं तो उन्हें आप अच्छी तरह से याद करेंगे तभी काम चलेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या बताया था मैंने? याद करो, जो मैंने शुरू में सभी प्रश्न पढ़े थे एक साथ। तीसरा प्रश्न था जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? जन का प्रभाव से तात्पर्य है
कि जन का प्रवाह अंतहीन है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। बेटा आप देखते हैं राष्ट्र में, देश में अनेक प्रकार के परिवर्तन या बदलाव आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। आते परिवर्तन कितना भी रहे, लेकिन फिर भी देश की, राष्ट्र की जो संख्या होती है वो लगातार अपनी गति से चलती रहती है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। क्या था चौथा? राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? यही तो था। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए उन्हें नवीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं या होती रही हैं। इनकी सहायता से वे पूरे उत्साह के साथ प्रगति करते रहे हैं और इस प्रकार सदैव से ही उनका अस्तित्व बना रहा है। इस प्रकार सदैव से ही उनका अस्तित्व क्या कर रहा है? बना रहा है। चलिए अगले देखते हैं बेटा, पांचवा प्रश्न क्या था? और ध्यान रखें ये 8 नहीं आएंगे, पर इन 8 में से ही आएंगे 5। चलिए बेटा पांचवा उत्तर देखते हैं। तो पहले प्रश्न जान लेते हैं, पांचवा क्या था? पांचवा प्रश्न था बेटा, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? ये तो कराया था बेटा, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो उत्तर देख लेते हैं। नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहने के कारण बीच बीच में डेल्टा छोड़ जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र के जन भी अपने कर्म और श्रम के उत्थान या द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक, अवशेष अथवा पदचिन्ह छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। अर्थात उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण कर्म और श्रम के द्वारा होगा। किसके द्वारा बेटा? कर्म और श्रम के द्वारा। उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण जो है, अपने देश को हम अगले कैसे ले जा सकते हैं बेटा? कर्म और श्रम के द्वारा। हम कर्म करें, कर्म के बाद क्या करें बेटा? श्रम करें। श्रम का मतलब मेहनत करें, तभी हमारा जो है देश वो अगले प्रगति कर सकेगा। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या था बेटा? राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादम्य प्राप्त किया है? राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादम्य प्राप्त किया है? ठीक है बेटा, यही था छठा। तो उत्तर देख लेते हैं। राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ अपना तादम्य बनाए रखा है। तादम्य समझ ले, तार या तारतम्य। किसके साथ? भूमि के साथ। क्यों? क्योंकि भूमि को लोग क्या मानते हैं अपने देश में? माता मानते हो। माता से तो तादम्य संबंध बना ही रहता है। ठीक है बेटा, चलिए रिश्ता अपनी माता से सबका होता है, इसी प्रकार धरती माता से भी है। सातवां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो समझ, हिंदी है बेटा, हो सकता है पढ़ते हुए आपको बोरिंग लगे थोड़ा। हिंदी है ना, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा समझना होती है, साइंस है, मैथ्स, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हिंदी है, हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन इसे फिर भी हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा परसेंटेज हिंदी ही इंक्रीज करेगी। ये बात याद रखें। मैं इस वीडियो में जितने पैराग्राफ करा रहा हूँ ना, वो पैराग्राफ देख लें और उनके नीचे के प्रश्न, उन प्रश्नों के भी मैं उत्तर बता रहा हूँ सब आपको, वो अच्छे से याद कर लें, समझ लें। उसी प्रकार मैं एक वीडियो और भेजूंगा बेटा गद की, तो उसमें भी कुछ होंगे और उनको भी आप अच्छे से पढ़ लें। आप यकीन मानिए 10 नंबर आपके 2 ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सातवां उत्तर देखेंगे। लेकिन हमने जो पढ़ा था उसमें सातवां प्रश्न क्या था? राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय जन का जीवन भी तब तक अमर है जब तक सूर्य की रश्मियाँ, मतलब किरणें, धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवनदायी अथवा अमृत के समान सिद्ध होती रहेंगी। बेटा जब तक सूर्य की किरणें इस धरती पर पड़ रही हैं, तभी तक जीवन जो है वो अमर है। ठीक है, जिस दिन पड़ना बंद हो गई तो उस दिन समझ लेना धरती से सब अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस पैराग्राफ के अंतिम प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न जो क्या था? जन का संततवाही जीवन किस तरह है? तो उत्तर देखते हैं। राष्ट्र के जन अथवा निवासियों का सतत रूप से चलता रहना ही जीवन नदी के समान है। राष्ट्र के जन अथवा निवासियों का सतत रूप से चलते रहना ही
नदी के समान है। और प्रश्न क्या था, जन का संततवाही मतलब लगातार जीवन किस तरह है, तो बेटा नदी के तरह है। किसकी तरह, नदी के। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार नदी लगातार चलती रहती है उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी चलता रहता है। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, ध्यान से देखें बेटा, बहुत अच्छे सभी चल रहे हैं, इसलिए बेटा एक भी गलत ना हो जाए, इधर उधर मन मत भटक जाना, सबको अच्छे से देखना, मैं जितने कराऊँ। बेटा ये भी पहले ही हमारे चैप्टर का हैगा, तो इसे भी अच्छे से देखना। क्या है पैराग्राफ, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट कर रहे हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है, देखो यहीं तक थी रेखांकित अंश, वह प्रत्येक संस्कृति के अंदर पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। राष्ट्र के लिए क्या है बेटा, स्वास्थ्यकर है। तो इतना बड़ा ये पैराग्राफ था, थोड़ा टफ होता है, इसीलिए सभी प्रश्न उत्तर ध्यान रखेंगे जिससे ये कभी एक भी प्रश्न ना छूट जाए। बेटा अथवा करके ऐसा आएगा, साहित्य, कला, नृत्य यहाँ से लेके आ सकता है आनंदित होता है तक, या फिर ये आ सकता है, बेटा बता रहे हैं कि कहाँ तक आ सकता है। हो सकता है इतना पैराग्राफ ना इतना बड़ा, तो ये कह रहे हैं या कैसे आ सकता है, यद्यपि बाह्य रूप से डॉट डॉट करके उनमें एक सूत्रता है। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। 2020-22 में आया हुआ बेटा ये पैराग्राफ है। देख लेते हैं बेटा इसके प्रश्न और फिर देखते हैं हम इसके आंसर। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है बेटा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। दूसरा क्या है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये दो तो आना ही आना है। और तीसरा प्रश्न क्या है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। और चौथा क्या है बेटा, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है, अथवा संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। यह है बेटा चौथा। अगले देख लेते हैं, पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। और छठा प्रश्न है बेटा, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का अर्थ लिखिए। और मेरे प्यारे बच्चों सातवां है, मानसिक एवं स्वास्थ्यकर शब्दों का अर्थ लिखिए। ये हैं 7 प्रश्न जो आपके बेटा इस पैराग्राफ में संबंधित हैं या इस पैराग्राफ से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं इसके वन बाई वन, एक तरफ से इसके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा उत्तर नंबर 1 पूर्ववत इन्होंने इसीलिए लिख दिया है क्योंकि हम पहले पार्ट का जिसका ये पैराग्राफ है इसका हम पहले नंबर पर संदर्भ पढ़ चुके हैं। संदर्भ यानी पाठ और लेखक का नाम। आप भी जानते हैं पहला प्रश्न क्या था, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। और इसका क्या लिखेंगे, वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। उपयुक्त पदांश सबसे पहले हम लिखेंगे उपयुक्त पदांश का, या ऐसे करके लिख लेना बेटा, पाठ का नाम, और सामने लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, क्योंकि इसके पाठ का नाम क्या है बेटा, पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे लेखक का नाम, किसका बेटा, लेखक का नाम। और लेखक का नाम क्या लिखेंगे, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। इस प्रकार बेटा आपके जो हो जाएंगे पहले प्रश्न का आंसर पाठ और लेखक का नाम। जब पाठ बदलेगा तभी तो चेंज होगा बेटा, और ये अभी तक कौन सा चल रहा है, पहले वाला ही चल रहा है, तो पाठ का तो वही नाम हो जाएगा, लेखक का भी। चलिए देखते हैं दूसरा। दूसरा प्रश्न था बच्चों, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। उसमें मैंने बताया भी था कि बेटा सबसे पहले जब आप व्याख्या करने जाए ना तो बहुत ध्यान से आप ये देख लें वो लाइन कहाँ तक चली है। अगर वो कहीं एक जगह रुक गई है ना उसके बाद चलिए तो समझ जाना वहाँ पर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, जैसा इसमें भी था। चलिए पहला हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला क्या है, लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेक अनेक मतलब अनेकों अनेक उप संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। बेटा एक राष्ट्र के
अंदर कई प्रकार की जो है आपकी संस्कृतियाँ या उपसंस्कृतियाँ फलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना मतलब अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। आप देखते हैं सभी धर्मों के लोग अपने देश में रहते हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृतियाँ हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विभिन्न अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो या करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्मा में विद्यमान है। देखो बेटा, कई लोग क्या होते हैं, गीत, कला, नृत्य सभी तरह की संस्कृतियाँ क्या होते हैं बेटा, प्रस्तुत करते हैं, जिससे सभी के पूरे विश्व में उसकी आत्मा मतलब पूरा विश्व जानता है कि ये चीज़ क्या है और हमारे भारत की एक अत्यंत गहरी संस्कृति है। तो उन्हें बनाए रखने के लिए भी अनेक प्रकार की कलाएँ की जाती हैं। चलिए देखते हैं बेटा द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, ध्यान से देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। द्वितीय जब होगी तो द्वितीय अलग से ही पढ़ेगी, ठीक है। क्या है द्वितीय? वाह्य दृष्टि से देखने पर संगीत, साहित्य, संगीत, नृत्य, गीत आदि ये सभी दिखाई देते हैं, किंतु इसके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। बेटा, सभी लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं या अपनी संस्कृति में जीते हैं, लेकिन अंदर से सबका एक ही मकसद है, सबका कल्याण हो, सब खुशी रहे। ठीक है बेटा, ये थी दूसरे की। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या था बच्चों? किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो उत्तर देख लेते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या था। चौथा प्रश्न था बेटा, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? ये तो था बेटा। तो उत्तर देख लेते हैं। सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। ठीक है बेटा, सहृदय व्यक्ति किससे होता है? प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। अगला देखते हैं बेटा पांचवा। पहले प्रश्न ध्यान करते हैं, क्या पढ़ा था? प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो उत्तर देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। समझे बेटा, किस पर डाला है? प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकत्रित स्वरूप पर प्रकाश डाला है। चलिए देखते हैं बेटा इसमें छठा और सातवां प्रश्न, क्योंकि इस पैराग्राफ में बेटा 7 ही प्रश्न थे। छठा प्रश्न क्या था? आप जानते हैं विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? ये था बेटा। तो देख लेते हैं। विश्वव्यापी का अर्थ है बेटा जो समस्त संसार में किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। कहते हैं ईश्वर तो विश्वव्यापी है, यानी समस्त जो है संसार में विद्यमान है। और आंतरिक आनंद वह है, आंतरिक आनंद का भी पूछा है ना बेटा अर्थ। तो कह रहे हैं आंतरिक आनंद वह है जिसकी अनुभूति हमें अपने मन में होती है। जिसकी अनुभूति कब होती है बेटा? हमें अपने मन में होती है। चलिए अब देखते हैं सातवां प्रश्न क्या था बच्चों? मानसिक एवं स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। मानसिक एवं स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। तो देखो बेटा उत्तर क्या होगा? मानसिक शब्द का अर्थ है मन से उत्पन्न या मन में व्याप्त, ठीक है। और स्वास्थ्यकर शब्द का क्या अर्थ है? तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला। क्या होता है बेटा? तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ और नेक्स्ट चैप्टर की। देखिए अगला चैप्टर है बेटा हमारे गद में रॉबर्ट नर्सिंग होम में। रॉबर्ट नर्सिंग होम में जिसके लेखक कौन थे बेटा? कौन है? श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है? श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। रॉबर्ट नर्सिंग होम में। चलिए इनका पैराग्राफ है एक, वो जरा अच्छे से देख लेते हैं। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था। बेटा जितने पैराग्राफ पढ़ा गए ना, इनके प्रश्न जुबान पर होना चाहिए तुम्हें। जैसे ही प्रश्न आ जाए
कि बताओ इसमें क्या है तुरंत, कि भूमि का निर्माण देवों ने किया या भूमि का निर्माण किसने किया, कब से है, तो सटाक से आना चाहिए भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। सभी प्रश्नों का जवाब अगर 2 बार आप वीडियो देख लोगे ना तो सबका याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मैंने बहुतों को रूप से देखा था, बहुतों को ध्यान से और गुणों से भी, बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा, कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे, सदा किसी को पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। तो ये बेटा थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसकी भाषा जल्दी तुम्हें समझ में नहीं आती होगी। तो चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या क्या बन सकते हैं। पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। लिखेंगे बेटा। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने के नीचे रेखा थी बेटा वो भी करना है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य देखा है। चौथा प्रश्न, प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पांचवा बेटा, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी प्रस्तुत की है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी प्रस्तुत की है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5 प्रश्न हैं। अब इन पांचों को हम बारी बारी से देखने वाले हैं। देखो पहला प्रश्न क्या था। पहला था बेटा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो दो तरह से आप लिख सकते हो। अगर पेपर में आए संदर्भ तो कैसे लिखेंगे, संदर्भ में पाठ और लेखक का ही लिखा जाता है बेटा। तो अगर संदर्भ आया तो हम क्या लिखेंगे। देखो इसमें तो इन्होंने अपनी भाषा में दे रखा है, आपको क्या लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के या गद्य खंड में संकलित रॉबर्ट नरसिंह होम से लिया गया है और इसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो ये तो हो जाएगा बेटा संदर्भ। ठीक है। और लेकिन आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा है कि गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का। तो आप ऐसे करके लिखेंगे पाठ का नाम, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट नरसिंह होम में, और फिर लेखक का नाम ये हो जाएगा श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बताओ बेटा प्रश्न हो जाएगा पहला। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, लेकिन ये सभी लेखक और इनके चैप्टर के नाम याद कर लेना बेटा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें दो तो थी नहीं, जब दो नहीं थी तो जाहिर सी बात है बेटा केवल यही पड़ेगा रेखांकित अंश की, और दो होती तो क्या पड़ता प्रथम रेखांकित अंश की। देखें लेखक कहता है कि मैंने संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं। कहते नहीं कि अरे हम वहाँ गए थे, वहाँ हमारे कई दोस्त बन गए। उनमें कुछ खासियत होती है बेटा और अपना बनाते चले जाते हैं एवं अपार यश अर्जित करते हैं। कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है और वे उसके बल पर लोगों पर अपना प्रभाव जमाते हैं या दूसरों को आत्मीय बना लेते हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो शारीरिक रूप से बहुत सुंदर होते हैं, तो उसकी तरफ हम लोग क्या हो जाते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं या वो हमसे दोस्ती कर लेते हैं। या फिर कुछ लोगों के पास धन बहुत होता है जो वो अपना रौब झाड़ते हैं, अपना रुपया दिखाते हैं। कई लोग उस रुपए के कारण भी उनके अपने बन जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होता है और वे अपने गुणों द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। देखो बेटा कुछ लोगों में बहुत अच्छा गुण होता है और जो गुण के द्वारा क्या कर लेते हैं बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। परंतु आज लेखक ने एक ऐसी अद्भुत नारी को देखा। अगले देखते हैं बेटा। परंतु लेखक ने आज कुछ ऐसी अद्भुत नारी को देखा जिसने जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्रस्तुत किया है। लेखक कह रहे हैं दुनिया में ऐसे लोगों को तो देखा, पर मैंने आज एक ऐसी नारी को देखा था जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करके सब कुछ समर्पित कर दिया, इंसानों की सेवा के लिए, मानव की सेवा के लिए, और दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया, और दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया। सब कुछ न्योछावर कर दिया इन्होंने, सब कुछ इंसान की सेवा के लिए।
ठीक है बेटा, ऐसी स्त्री थी एक। चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न। ये तो दूसरा था बेटा, तीसरा क्या था? तीसरा था, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा? बताया था ना तीसरा प्रश्न। उत्तर देखते हैं। लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा देने के लिए सुरक्षित रहे। ठीक है बेटा, ये क्या था? लेखक ने समर्पण प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा, उसकी बात कह रहे हैं। लेखक ने समर्पण प्राप्ति का अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, कोई अपने दुख से किसी को पाए, पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। अब देखते हैं बेटा चौथा प्रश्न क्या था? प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न था बेटा। तो उत्तर देख लेते हैं। प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि वे अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लेते हैं। कहते नहीं यार वो इतना बढ़िया है कि अगर 1 घंटे भी कहीं बैठ जाए तो सबको अपना बना लेता है। तो उसके अंदर क्या है बेटा? गुण है। क्या है? गुण है, क्वालिटी, विशेषता है। चलिए अब देखते हैं बेटा पांचवा प्रश्न, क्योंकि इस पैराग्राफ में कितने प्रश्न थे? 5 प्रश्न थे बेटा। देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है? प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी प्रस्तुत की है? तो उत्तर देखें। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं आत्म त्याग की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। किसने की? तो बेटा आप कहेंगे मदर टेरेसा जी की। मदर टेरेसा, देखो सब लोग उन्हें मदर ही कहते हैं, माँ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में ही लगा दिया था बेटा। ठीक है, तो ये थे 5 प्रश्न इस पैराग्राफ के। चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं, और अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो पाठ है बेटा वो है जिसका नाम है अशोक के फूल। किसके फूल बेटा? अशोक के फूल। ठीक है, और इसमें पहला पैराग्राफ हम अच्छे से देखेंगे। ये बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर सा चैप्टर है। तो इसके पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं, सवाल पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसके आंसर देखेंगे। देखो बेटा पहला है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। बेटा एक एक पैराग्राफ याद रखना, और जैसे ही मैं प्रश्न पूछूं सटाक से आंसर आना चाहिए, ये बात याद रखना। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आयतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। ध्यान रखें बेटा, ये है पैराग्राफ, और आप देखें यहाँ से है क्या चीज़? लाइन खींची हुई, रेखांकित अंश। चलिए अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, बहुत ज़्यादा। प्रश्न है पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये तो आना ही आना है पेपर में, ठीक है। तीसरा है, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। और चौथा प्रश्न है बेटा, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। और पांचवा है, आर्य शक हूण कहाँ आए। तो मेरे प्यारे बच्चों इन पांचों प्रश्नों का जवाब हम इसी पैराग्राफ से बारी बारी से करते हैं। देखो पहला प्रश्न, अगर संदर्भ आए तो बेटा इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेकिन अगर केवल ऐसा पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश का या उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो आप सिंपल लिखना, पाठ का नाम क्या हो गया बेटा? अशोक के फूल। और लेखक का नाम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभी पैराग्राफ को ये जरूर याद रख लेना कि ये कौन से पाठ का है और इसके लेखक कौन है। चलिए पहला प्रश्न हो गया। अब हम दूसरे का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों दूसरा प्रश्न था
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये तो था बेटा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हमने हेडिंग डाल दिया और लिखते हैं। हमारे यहाँ देश के इतिहास का अध्ययन करने से विविध होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियाँ आईं। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से अनेक विदेशी जातियाँ आईं। उनमें से आर्य आए, शक आए, हूण आए आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके आए बेटा और भारत पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त की और यहाँ के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों, साम्राज्यों की स्थापना की। बेटा ये इतने राजा आए, इन्होंने क्या किया? युद्ध किया, आक्रमण किया और यहाँ पर शासन करने लगे। इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए। उन्हें ये देश इतना अच्छा रहा, वो यहाँ से गए नहीं और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था, उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, अगले बढ़ते हैं बेटा, रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के हमें दर्शन होते हैं, वह यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। बेटा बहुत से विदेशी लोग यहाँ आए थे, आक्रमण किया और यहाँ पर कई लोग वापस चले गए लूटकर और कई लोग यहीं पर रहकर क्या करने लगे? हिंदू रीति रिवाज अपनाकर अपना शासन चलाने लगे। ये है बेटा इसकी व्याख्या। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो तीसरा प्रश्न है, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा? तो उत्तर देख लेते हैं। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा। किसे कहा था बेटा? भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा, क्योंकि यहाँ की प्रगति एवं संस्कृति विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। अनेक महापुरुषों ने क्या दिया है बेटा? अपना योगदान दिया है। चलिए अब देखते हैं बेटा चौथा और पांचवा प्रश्न। देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न क्या था? चौथा था, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा? तो देखेंगे, भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का, बल्कि आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण तथा नाग, यक्ष, ये सब जातियां थी उस समय की, एवं गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेश जातियों का सहयोग रहा है। आदि अनेक कहाँ के? विदेश जातियों का सहयोग रहा है। और बेटा पांचवा प्रश्न था, आर्य, शक, हूण कहाँ आए? तो आर्य, शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग थे और समय समय पर भारतवर्ष में आए थे। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ अर्थात अगले गद्यांश की तरफ, जो कि बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक का वृक्ष नाम से। ठीक है, पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसके बेटा। क्या है? अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल श्यामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक। अब देखिए यहाँ से अंडरलाइन शुरू हुई है बेटा, रेखांकित, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर क्या थी? पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ठीक है, सब कुछ बता रहे हैं, इतना सब कुछ था, वो सब कुछ ढह गए, खत्म हो गए और सब कुछ मिट गया। अब देख लेते हैं बेटा इससे प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं इस पैराग्राफ से। देखो, तो पहला प्रश्न बन सकता है, उपयुक्त पदांश के पाठ और लेखक का नाम बताओ। सभी में बनना है बेटा ये। दूसरा बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सभी में बना है। तीसरा बन सकता है, सामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक कौन है? और बेटा चौथा है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई है? पांचवा है बेटा, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? और छठा है, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? और सातवां है बेटा, कौन उखड़ और ढह गया है? कौन उखड़ और ढह गया है? ये बेटा 7 प्रश्न हैं और आपको इन सातों प्रश्नों का जवाब
इसी पैराग्राफ में से निकालना है। तो इस पैराग्राफ को अच्छे से मैंने पढ़ाया है और आप अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके जवाब। तो बेटा उत्तर नंबर एक है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब इससे पहले जो हमने अशोक के फूल में पढ़ा था वही। तो उसमें पूछा क्या गया था बेटा, पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो आप पाठ का नाम क्या लिखेंगे, अशोक के फूल, और लेखक का नाम लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। ये अच्छा है बेटा। कह रहे हैं अशोक का वृक्ष, और ये 5 प्रश्न आएंगे बेटा पैराग्राफ के नीचे, 2-2 नंबर के, अर्थात 10 नंबर के। कह रहे हैं अशोक का वृक्ष सदैव से उस सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जा रहा है जो किसान मजदूर जैसे असाधारण लोगों का शोषण करती रही है। जो किसान मजदूर जैसे असाधारण लोगों का शोषण करती रही है। यह वृक्ष जिस सामंत वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है वह सदैव आम लोगों का खून चूसकर फलता फूलता रहता है। वह किसका, आम लोगों का क्या चूसकर, खून चूसकर फलता फूलता रहता है। इस वर्ग की समृद्धि का कारण आम जनता, इस वर्ग की समृद्धि का कारण आम जनता का शोषण ही रही है। मगर आज समय बदल गया है। साधारण जन अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। साधारण जन क्या हो गए बेटा, अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। अगले देखते हैं बेटा। अब सभी लोग अपने अधिकारों को जानने लगे हैं, सचेत हो गए हैं, इसलिए सामंत वर्ग की अब वह बादशाहत अब समाप्त हो गई है। उनके द्वारा अपने अमोद प्रमोद और मौज मस्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले मदनोत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो गई है। बेटा पहले सभी लोग इसे त्योहार मनाते थे, उत्सव मनाते थे सब मिलकर, अब धीरे धीरे वो समाप्त होता जा रहा है। सभी अपने अपने घर में ही उत्सव मना लेते हैं, एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछते। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं बेटा। तीसरा प्रश्न था सामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक कौन है। तो उत्तर होगा बेटा सामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। कौन है बेटा, अशोक का वृक्ष है। अब अगले देखते हैं चौथा प्रश्न, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी, याद रखें बेटा। ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या बताया था, उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है, ये था बेटा पांचवा प्रश्न। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आज वह सामंत सभ्यता समाप्त हो गई है। क्या होगा बेटा, आज वह सामंत सभ्यता क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। छठा प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सब एक साथ में प्रश्न पढ़ा देता हूं, ध्यान रखा करें। तो मेरे प्यारे बच्चों छठा प्रश्न क्या था, तो प्रश्न था अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। तो हम लिखेंगे लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष उसी सामंती व्यवस्था की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक है जो सदियों से साधारण वर्ग के लोगों का शोषण करती रही है। ठीक है। अब सातवां क्या है, कौन उखड़ और ढह गया। तो उत्तर लिखेंगे सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तथा ऐसी शोषक व्यवस्था पर आधारित समाज भी अब ढह गए हैं। ठीक है बेटा। चलिए ये थे हमारे इस पैराग्राफ के 7 प्रश्न। एक पैराग्राफ और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेपर की दृष्टि से क्या है बेटा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं क्या है ये। तो ये बेटा अगला पैराग्राफ है इसी चैप्टर का। देखो बच्चों, कह रहे हैं मुझे मानव जाति की दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ रही है या बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। बेटा ये आपको पैराग्राफ मिलेगा, शुरू के वर्ड याद रखना और इससे जितने प्रश्न बन सकते हैं
वो हम निचले देखते हैं और बेटा इसके सभी प्रश्नों का जवाब देखेंगे फिर। ये 2019-22 में आया प्रश्न है, प्रश्न देखें। यह ऐसे आ सकता है बेटा, मुझे मानव जाति, यहाँ से आ सकता है शक्ति पाइए यहाँ तक भी। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, सभी में बेटा यही होगा पहला। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी सभी में होता है। तीसरा है बेटा मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है, तो इसका हम इसी में देखेंगे बेटा आंसर। चौथा है लेखक ने किसे बाद की बात बताया है। चलिए ये 4 प्रश्न हो गए बेटा। अब हम और देख लेते हैं इस गद्यांश में कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला प्रश्न बेटा है 5वां, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। छठा है बच्चों लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 7वां है मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है। और 8वां है बेटा धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारे इसमें बेटा 8 प्रश्न बन सकते हैं और इन 8 प्रश्नों का जवाब हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अच्छे से याद करना है इन प्रश्नों को। देखें, पहला उत्तर है बेटा पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब इसमें पाठ का पहला प्रश्न क्या था, पदांश और लेखक, गद्यांश और लेखक का नाम, या हम कह सकते हैं पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो गया बेटा, यहाँ तो इन्हें पूर्ववत लिख दिया, तुमने तो पढ़ाया पहले। दूसरा क्या प्रश्न था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो कह रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है, उन्होंने जो अनुभव किया है वह यह है कि मनुष्य में जो जिजीविषा है वह अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है। क्या है बेटा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास और मनन चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है बेटा, हजारों वर्षों के जो मानव जाति थी उनका जो इतिहास का अनुभव किया है वह यह है कि मनुष्य की जो जिजीविषा है वह अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे उन सबको रौंदती हुई वह सदैव आगे बढ़ती चली गई। सदैव आगे बढ़ती बेटा कहाँ गई, चली गई। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये थी रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरे प्रश्न का आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। क्या था बेटा प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 था बेटा मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया है। तो देखो मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है, तो इसीलिए इसे क्या बताया गया है बेटा, निर्मम बताया गया है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या बोला था, लेखक ने किसे बाद की बात बताया है। तो कह रहे हैं देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया। बेटा इन सभी प्रश्नों के आंसर याद होना चाहिए और पैराग्राफ अच्छे से समझना भी आना चाहिए। पांचवा प्रश्न क्या है बच्चों, पांचवा हैगा ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। कह रहे हैं वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो ये आंसर क्या है बेटा, वर्तमान समाज का रूप। छठा प्रश्न था बेटा लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक को हजारों वर्षों से मनुष्य की कठिनाई से दमित की जाने वाली तथा मोह ममत्व से रहित सतत विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्या दे रही है बेटा, मोह ममत्व से रहित सतत विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, ये था छठा। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों सातवां प्रश्न, ध्यान से देखें। सातवां प्रश्न क्या था, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने वर्तमान से भी कहीं भी संतुष्ट न रहने के कारण मनुष्य और सदैव परिवर्तन हेतु संघर्षशील रहा है। स्वयं को और समाज की परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए उसने जो संघर्ष किए हैं उन संघर्षों के फलस्वरूप ही उसने नई शक्ति पाई है। कैसे पाई है बेटा, अपने वर्तमान में सभी संतुष्ट ना रहने के कारण मनुष्य सदैव क्या करता है, परिवर्तन करने के मतलब कोशिश में रहता है कि परिवर्तन हो। आप देख रहे हैं पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल,
मोटरसाइकिल नई नई खोज कर रहा है और स्वयं को समाज के परिस्थितियों में परिवर्तित करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसीलिए उस संघर्ष को परिणाम स्वरूप ही उसे नई शक्ति मिल रही है बेटा। 8वां प्रश्न देखेंगे क्या था? धर्मांतरों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखें, कह रहे हैं मनुष्य ने हजारों वर्षों से अपने जीने की इच्छा के वशीभूत होकर अपनी परिवर्तनों की आकांक्षा को प्रेरित कामना हेतु अनेक धार्मिक रीतियों, परंपराओं, आचरणों का परित्याग किया है। उसने धार्मिक विचारों अथवा मान्यताओं पर आधारित आचरणों को ही लेखक ने धर्माचार कहा। तो पूछा ना धर्माचार क्या कहा, तो इतना आसान नहीं है, तो इतना बड़ा है बेटा धर्माचार। अब अगले बढ़ते हैं। एक और था ना, एक और है, वो भी देखते हैं क्या है। एक प्रश्न का आंसर और भी तो पूछा था, विश्वासों। तो देखते हैं, इसी प्रकार जिन सामाजिक धार्मिक विश्वासों को उसके बिना किसी मोह के क्षण भर में तोड़कर नवीन विश्वासों में अपनी आस्था व्यक्त की है, उन्हीं ही यहाँ विश्वास शब्द के रूप में प्रयुक्त करके अपने विचारों को व्यक्त किया है। कह रहे इसी प्रकार सामाजिक धार्मिक विश्वासों को उसने किसी मोह के क्षण भर में तोड़कर, मोह नहीं, मोह तोड़कर, क्षण भर में तोड़कर नवीन विश्वासों में, नए जो खोज कर रहा है, नवीन विश्वासों में आस्था व्यक्त की है और इसी को विश्वास कहा है बेटा। क्या कहा है? विश्वास कहा है। और धर्माचार क्या है कि मनुष्य ने हजारों वर्षों से जीने की जो इच्छा थी उसमें परिवर्तन लाकर जो धार्मिक रीति, परंपराओं, आचरणों का परित्याग क्या है, उसके धार्मिक विचारों, मान्यताओं पर आचरणों को ही लेखक ने क्या कहा है? धर्माचार कहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था गद्य का पहला पार्ट, जिसमें मैंने कई महत्वपूर्ण गद्यांशों का जिक्र किया है बेटा। ये पहली वीडियो थी। एक वीडियो आपको और मिलेगी जो गद्यांश की ही होगी, पार्ट नंबर 2। और आपको हम बता दें कि ये 2 वीडियो आप देख जाएं, कोई भी पैराग्राफ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो बेटा बच नहीं सकता। गद्यांश आपको सामने रखना है और सभी प्रश्नों को लिखकर आपको उन प्रश्नों के जवाब बिल्कुल अच्छी तरह से छांटना आना चाहिए। ठीक है बेटा? तो चलिए, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो गया बेटा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।